नमस्कार दोस्तों, एडुसन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द ब्रिटिश स्टेट पॉलिसी इन इंडिया, अ ग्रैंड डिजाइन बिहाइंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। कैसे ब्रिटिश ने एक पॉलिसी बना के इंडिया के कॉलोनाइजेशन किया था। तो देखिए, ये जो ब्रिटिश स्टेट पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी का मतलब द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन नेटिव स्टेट। तो लास्ट पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे मतलब कि इंडिया के कॉलोनाइजेशन के लिए ब्रिटिश ने दो तरीके की लड़ाई लड़ा था। एक था उनकी लड़ाई जो अदर यूरोपियन पावर्स थे, जैसे कि फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, जो अदर यूरोपियन पावर्स थे उनके साथ एक लड़ाई था। वो लड़ाई था इन मतलब कि इंडियन गुड्स पे ट्रेड मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए। और दूसरा लड़ाई उन्होंने जो लड़ा था दैट इज अगेंस्ट द इंडियन नेटिव स्टेट्स। वो इसलिए किया था क्योंकि उनको अपने देश में बुलियन की प्रिजर्वेशन करना था। तो ये जो दो तरह की लड़ाई थी उनकी इंडिया में, दैट वाज बेस्ड अपॉन द मार्केंटाइल थ्योरी। अब देखिए, ब्रिटिश की इंडियन स्टेट्स के प्रति जो एटीट्यूड था या जो पॉलिसी उन्होंने लिया था, या ठीक है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ था। मतलब कि ये एक बहुत ही सोची समझी एक डिजाइन है, ठीक है ना। सो इफ यू टॉक अबाउट द ब्रिटिश स्टेट पॉलिसी, हमें तीन तरीके की पॉलिसी के बारे में पता चलता है, एंड दैट वाज इंप्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, 1757 से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इन दिस ईयर द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एन इंडियन नेटिव स्टेट वाज सब्जुगेटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज बंगाल। तो 1757 से 1813 तक द पॉलिसी दे हैड एडॉप्टेड वाज कॉल्ड द रिंग फेंसिंग पॉलिसी, ठीक है ना। दूसरा है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, दैट दिस पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1813। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स आए थे एज ए गवर्नर जनरल, और 1857 तक ये पॉलिसी चला था टिल बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। और जब रिवोल्ट हो जाता है फिर उन्होंने पॉलिसी में एक बदलाव लेके आया, एंड दैट दे स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन व्हिच स्टार्टेड इन 1857 और आफ्टर 1857 एंड कंटिन्यूड अप टू द लास्ट, ठीक है ना। अब इसी ये जो तीन पॉलिसी है इसके बारे में हम इंडिविजुअली एक क्रिटिकल एनालिसिस हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम रिंग फेंसिंग पॉलिसी की बात करें, ठीक है ना, लुक एट द टाइम पीरियड 1757 टू 1813, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस टाइम पीरियड? इस टाइम पीरियड में द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंसोलिडेटिंग हिमसेल्फ, राइट। यही टाइम पीरियड था जब उन्होंने मैक्सिमम लड़ाई लड़ा था इंडियन नेटिव स्टेट के खिलाफ। तो जब वो लड़ाई लड़ रहा है, एट दैट टाइम दे वर स्टिल वल्नरेबल, मतलब अभी भी उनको नहीं पता है कि वेदर दे विल इमर्ज विक्टोरियस और नॉट, ठीक है ना। सो दे आर अंडर अ सर्टेन अनसर्टेनिटी, और इसी टाइम पीरियड में अपने अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए उनको एक ये पॉलिसी एक लेना जरूरी था। अंडर दिस पॉलिसी जो कोर एरिया है उनका, उस कोर एरिया को उनके लिए उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। देखिए, ये जो कोर एरिया की जो कॉन्सेप्ट है या रिंग फेंसिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि कोई भी एक प्रोटेक्टेड एरिया, किसी भी एरिया को जब हमें प्रोटेक्ट करना होता है, लेट्स से अ टाइगर रिजर्व, अ टाइगर रिजर्व आज के टाइम पे, ठीक है ना। तो टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द इंटरवेंशन ऑफ द पीपल। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं या क्या डिजाइन बनाया जाता है? एक कोर एरिया बनाया जाता है। नाउ दिस कोर एरिया इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, और कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन और कोई भी इंट्रूजन यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसके चारों तरफ एक बफर जोन क्रिएट किया जाता है, बफर जोन क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, ताकि अगर कोई इंटरवेंशन हो, उस इंटरवेंशन को इसी बफर जोन में रोका जा सके। और इंटरवेंशन अगर होता है तो बफर जोन में आके ही वो रुक जाए और वो कोर एरिया तक पहुंचे ही ना, ताकि कोर एरिया उसके टोटली अनडिस्टर्ब रहे, राइट। सो ये रिंग फेंसिंग पॉलिसी किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ब्रिटिश के लिए भी कुछ ऐसा ही पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किया था। उनके लिए भी कुछ कोर एरिया था। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल, बंगाल वॉज ए कोर एरिया फॉर द ब्रिटिश, क्योंकि बंगाल से जो बेनिफिट उन लोगों को मिल रहा था, दैट बेनिफिट उनको फर्दर कॉलोनाइजेशन में सबसे ज्यादा हेल्प किया था, ठीक है ना। बंगाल की जो प्रोडक्शन है, बंगाल की जो रेवेन्यू है, बंगाल में जो ओपियम उन्होंने प्रोडक्शन चालू किया उससे चाइना में ट्रेड हो रहा था। बंगाल में जो कॉटन प्रोडक्शन चालू हुआ वो वहां के इंडस्ट्रियल मतलब कि इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूज हुआ। बंगाल से जो कैपिटल जनरेट हो रहा था वो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में यूज हुआ था। और उसी रेवेन्यू से आर्मी उन्होंने लार्ज आर्मी भी बनाया था, ठीक है ना। सो बंगाल दे कुड नॉट हैव लॉस्ट बंगाल एट एनी कॉस्ट। तो बंगाल को प्रोटेक्ट करने, सो बंगाल वाज द कोर एरिया, ठीक है ना। अब बंगाल को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके चारों तरफ एक बफर जोन बनाना पड़ेगा। इस बफर जोन बनाने के लिए उनके इसी पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट था
दैट वाज द सब्सिडियरी अलायंस। आप लोगों को पता होगा कि ये जो इलाहाबाद है, मतलब कि अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सब्सिडियरी अलायंस, अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो अवध है, अवध के साथ सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी साइन किया गया था, ठीक है ना। और अवध को देखिए एक बफर जोन में कन्वर्ट किया गया था। सेम हमें देखने को मिलता है आफ्टर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799। तो मैसूर के साथ क्या किया जाता है, मैसूर, द एरिया ऑफ मैसूर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये सवाल हमने पूछा भी था उस क्लास में, ठीक है ना। तो देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वन पार्ट वाज एनेक्स्ड एंड मेड अ डायरेक्ट ब्रॉट अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, दैट वाज एनेक्स्ड। लेकिन जो दूसरा पार्ट था, दूसरे पार्ट में वो जो प्रीवियस वेडियन डायनेस्टी है उसको लाया गया और उससे वही सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी साइन करवाया गया। तो हमने ये सवाल भी पूछा था कि इस तरीके की डिजाइन क्यों बनाया ब्रिटिश ने। तो इसका जवाब ये है कि दिस वाज ए पार्ट ऑफ देयर रिंग फेंसिंग पॉलिसी, ठीक है ना। एंड इन दिस पॉलिसी दिस ट्रीटी, सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी, हैड प्लेड अ वेरी मेजर रोल, ठीक है ना। अब देखिए बाय द ईयर 1813, बाय द ईयर 1813 जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं एज ए गवर्नर जनरल, तो उस टाइम तक ब्रिटिश ने इंडिया में जितने भी मेजर नेटिव पावर्स थे उनको सब्जुगेट कर चुके थे। यहां तक कि मराठा का भी सब्जुगेशन हो गया था बाय द ईयर 1803, एंड बाय द ईयर 1803 टू 1805 के अंदर उनका भी सब्जुगेशन हो गया था। एंड द मैक्सिमम चैलेंज द ब्रिटिश फेस्ड वाज फ्रॉम द मराठास, ठीक है ना। तो अब ब्रिटिश के लिए वो जो अनसर्टेनिटी थी, वो जो वल्नरेबिलिटी थी पहले की, वो अब नहीं रहा, ठीक है ना। अब now they have started to focus upon growth in their trade, growth in their revenue making, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इंडिया में जैसे जितना ज्यादा नेटिव स्टेट्स होगा, नेटिव स्टेट्स की इंटरनल अफेयर्स विल बी मैनेज बाय द नेटिव रूलर्स, राइट। तो इससे क्या होता है कि एक ही देश में बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट एस्टेब्लिश हो जाता है, which was very detrimental for the British trade profit, ठीक है ना। तो उनको इंडिया में एक यूनिफाइड मार्केट बनाना उनके लिए जरूरी था, और यूनिफाइड मार्केट बनाने के लिए all these native states had to be abolished and they were to be annexed. So basically the policy they had adopted under this subordinate isolation is basically annexation policy. देखिए 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है तो मराठा का जो लैंड है वो पूरी तरह से एनेक्स कर लिया जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए फिर 1848 में लॉर्ड डालहौजी आते हैं एज ए गवर्नर जनरल एंड 1856 तक वो रहते हैं। एंड ही वाज हाईली इंपीरियलिस्टिक इन नेचर एंड ही वाज ए वेरी मच एनेक्सेशनिस्ट गवर्नर जनरल। उन्हीं के टाइम पीरियड में देखिए पंजाब की एनेक्सेशन होता है, पंजाब की एनेक्सेशन होता है। उससे पहले 1843 में देखिए सिंध की एनेक्सेशन होता है। अब देखिए कोई भी सब्सिडियरी अलायंस में ज्यादा नहीं लाया जा रहा है, अब डायरेक्ट एनेक्सेशन की तरफ ब्रिटिश जा रहा है। और फाइनली ये जो लॉर्ड डालहौजी है वो आकर के एक पॉलिसी देते हैं दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द एनेक्सेशन और सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। नाउ अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कितने सारे नेटिव स्टेट को एनेक्स किया गया था। द फर्स्ट स्टेट्स टू बी एनेक्स्ड वाज सतारा, राइट। 1848 में आकर के ही सतारा को एनेक्स किया गया था। उसके बाद तो और भी बहुत सारे स्टेट जैसे नागपुर, संबलपुर, झांसी, जयपुर, ऐसे बहुत सारे स्टेट को एनेक्स किया गया था। और अवध के लिए देखिए जहां पे ना तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई हुआ ना तो कुछ अप्लाई हुआ, तो वहां पे अवध को भी एनेक्स किया गया अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ब्रिटिश को बस चाहिए था कोई भी एक एक्सक्यूज में इंडियन नेटिव स्टेट की एनेक्सेशन करना। सो दैट वेंट ऑन, दिस पॉलिसी वेंट ऑन अप टू 1857। लेकिन 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाता है, और इसी रिवोल्ट के दौरान ब्रिटिश के पॉलिसी में एक चेंज आता है। वो किस लिए, क्योंकि देखिए व्हेन दिस रिवोल्ट वाज गोइंग ऑन देयर वाज ए पॉइंट ऑफ टाइम जब ऐसा लगा था कि ब्रिटिश शायद और यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, दे विल हैव टू गिव अप इंडिया। लेकिन फिर रिवोल्ट को क्रश किया गया, रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड, एंड इन द सप्रेसिंग ऑफ द रिवोल्ट मेनी ऑफ द नेटिव रूलर्स हैड हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। और तब जाकर के ब्रिटिश को समझ में आया, एक चीज रियलाइजेशन हुआ कि आफ्टर ऑल दे आर प्रेजेंट इन अ फॉरेन लैंड,
and in that foreign land they need some allies, they need some allies, right? and the allies must be from the ruling class. तो ये जो नेटिव रूलर्स थे, इनको इनकी मौजूदी, इनकी एग्जिस्टेंस भी ब्रिटिश के लिए जरूरी है. सो दे चेंज देयर पॉलिसी इनटू सबऑर्डिनेट यूनियन. अ क्वींस प्रोक्लेमेशन केम इन 1858. इसमें क्या कहा गया? द एनेक्सेशन पॉलिसी, जो प्रीवियस पॉलिसी में था, एनेक्सेशन पॉलिसी वाज टोटली एबोलिश्ड. और जो जो नेटिव रूलर्स ने ब्रिटिश को हेल्प किया था रिवोल्ट के टाइम पे, दे वर बिस्टोड अपॉन विथ हाई टाइटल्स, विथ हाई टाइटल्स. यहीं से टाइटल्स का कल्चर शुरू हुआ, ठीक है ना. बाद में चल के 1876 में जब रॉयल टाइटल्स एक्ट आया, तो द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया एंड दिस नेटिव रूलर्स वर डिक्लेयर्ड एज द प्रिंसेस, डिक्लेयर्ड एज द प्रिंसेस. तो यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट यूनियन ये पॉलिसी बोला जा रहा है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया, क्वीन इज द क्राउन, मतलब गवर्नमेंट, एंड below the queen all the native rulers, Indian native rulers were prince, right? So this is the main policy they had adopted towards the Indian native states. Thank you.